क्वेश्चन है आपके सामने। A researcher performs an experiment on photoelectric effect using two metals A and B with unknown work function. She illuminates the surfaces of A and B with monochromatic radiation of various frequencies and record the value of corresponding stopping potentials Vs. The graph shows the variation of stopping potential Vs with the frequency of incident radiation nu for metal A and B. ये केस बेस्ड क्वेश्चन, एक पैराग्राफ आपको दे दिया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको मैं बता दूं, ये हिंदी या इंग्लिश के पैराग्राफ जैसा बिल्कुल नहीं है कि इसी में से आपको आंसर मिल जाएंगे। ये सिर्फ आपको एक आइडिया दिया गया है कि हम किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और बस आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन राइज होते हैं आपको उनका आंसर देना होता है। चलिए देखते हैं। देखो, ये ग्राफ आपके सामने महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ग्राफ दिमाग में रखना। तो ग्राफ आपके सामने दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन से पूछा गया है, फ्रॉम द ग्राफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए एंड बी आर। जो वर्क फंक्शन होगा वो क्या होगा ग्राफ के अनुसार। देखो, वर्क फंक्शन का अगर हम फॉर्मूले की बात करें, क्या वो ग्राफ से पूछा गया है, ये होता है एच न्यू जीरो। और न्यू जीरो यहाँ पे क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अगर ए की बात करो तो हो जाएगा एच न्यू वन, क्योंकि ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और बी का हो जाएगा एच न्यू टू। तो द राइट आंसर इज एच न्यू वन एंड एच न्यू टू। तो ग्राफ का बस इतना रोल था, इसमें न्यू वन और न्यू टू का पता करना था, बाकी आंसर वही है एच न्यू वन एंड एच न्यू टू। फॉर्मूले से हमने इसका आंसर निकाला। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू टू इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ए एंड बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज। पहले एक बेसिक सी बात समझिएगा। मान के चलिए आपके सामने एक मेटल की सरफेस है, यहां से मान के चलिएगा आपने इसे एनर्जी दी 100 जूल। कुछ एनर्जी बाहर निकलने में खर्च कर देता है। मान के चलो इसने बाहर निकलने में 30 जूल खर्च की, तो बाहर आपको कितनी देखने को मिलेगी, बाहर आपको देखने को मिलेगी 70 जूल। 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम की गई इलेक्ट्रॉन के द्वारा, बाहर निकलने में जो खर्च हुई दैट इज वर्क फंक्शन, 30 जूल खर्च हुई, और जो बाहर बची हुई रही वे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको देखने को मिली। अब इसका ये पता चलता है कि जो वर्क फंक्शन होता है तो फिक्स होता है, किसी बॉडी का जो वर्क फंक्शन होता है वो फिक्स होता है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू जीरो, ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये भी फिक्स होती है किसी भी चीज की। अब इसमें कहा गया है यदि जो ए और बी की सरफेस थी, ये ए था मान के चलो, और ये बी था, इसके अंदर जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमने यूज की वो न्यू यूज की। कितनी यूज की, न्यू। तो न्यू यहाँ पे आ रही है, न्यू ही यहाँ पे आ रही है। बस फर्क इस बात का है, ए वाले को बाहर निकलने के लिए न्यू वन की आवश्यकता है, इसे बाहर निकलने में न्यू टू की आवश्यकता है। अब यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसे देखने को मिलेगी। देखो, दोनों के लिए सेम आ रही है, लेकिन अगर वर्क फंक्शन कम लेता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी आपको। भाई अगर ये मान के चलो ये 30 ले रहा था तो 70 बची थी आगे, मान के चलो 10 लेता तो आगे कितनी बचती, 90 बचती, तो 90 मिलती। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है, डिपेंड करता है वर्क फंक्शन की क्वांटिटी किसकी है। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी। अब न्यू वन और न्यू टू में देखिएगा कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है। चलिए देख लेते हैं एक बार। ग्राफ में देखिएगा न्यू वन इधर है तो न्यू वन छोटा है और न्यू टू क्या है, बड़ा है। तो न्यू वन कम है, मतलब इसने जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम ली तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ए के केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका जो वर्क फंक्शन है वो कम होता है। भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो वर्क फंक्शन भी कम ही होगा। तो ग्रेटर फॉर मेटल ए बिकॉज इट हैज स्मॉलर वर्क फंक्शन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। सेकंड वाले का जो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। फिर से बता रहा हूँ, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा या जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। इसकी बात करूँ, इसकी कंपेरिजन में न्यू टू क्या है, ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, इसको कम मिलेगी एज कंपेरिजन टू ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। If the intensity of the incident radiation for both metals A and B is doubled, keeping the frequency constant। कहने का मतलब है, पहले जो केस था A और B का, जो लाइट आ रही थी उसकी इंटेंसिटी आई थी, और मान के चलो इसकी भी इंटेंसिटी आई थी। हमने इनकी इंटेंसिटी को डबल कर दिया, यानी कि आई से कितना कर दिया गया, 2i कर दिया गया, और आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखी। फ्रीक्वेंसी पहले भी न्यू थी, अब भी न्यू ही है। तो इसमें से क्या चीज चेंज होने की पूरी संभावना है। तो इसके अंदर मैं बता दूं, जब भी इंटेंसिटी आप बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी इनका कोई कनेक्शन नहीं है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते फिर 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगी, एनर्जी वही रहेगी उनकी, सब कुछ सेम रहेगा। तो स्लोप जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ यार।
स्लोप किसको बोलते हैं? स्लोप किसको, देखो किसको बोलते हैं स्लोप? इसको बोलते हैं, ये जो एंगल है ना इसको स्लोप बोलते हैं। क्या ये इंक्रीज होगी इतना हो जाएगा? अरे नहीं होगा यार, इंटेंसिटी का नंबर बढ़ाएगी इलेक्ट्रॉन की। लार्ज क्या स्लोप डिक्रीज हो जाएगा? नहीं होगा यार। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी? नहीं होगी यार। द स्लोप इज पैरेलल लाइन विल नॉट चेंज बट मोर इलेक्ट्रॉन विल बी मेटेड। तो सीधी बात है, अगर इंटेंसिटी कहीं बढ़ रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। बाकी और किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल सरफेस इज न्यू जीरो। अब एक डायग्राम बना लेता हूं मैं। बाहर निकलने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो है न्यू जीरो। इफ द रेडिएशन, जो रेडिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3 न्यू जीरो आ रहा है। और आपको जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो E1 मिल रही है। तो अगर यहां से मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो टोटल कितनी आ रही थी? 3 न्यू जीरो। ये कहां डिस्ट्रीब्यूट हुई भाई? न्यू जीरो तो बाहर निकलने में खर्च कर दी इसने, और बाकी E1 काइनेटिक एनर्जी में खर्च कर दी। इसको इधर लेके आऊंगा, 3 में से एक गया, 3 न्यू जीरो माइनस न्यू जीरो दैट इज E1, और E1 यहां से आ जाएगा 2 न्यू जीरो। E1 का ये आंसर आ गया। अब E2 इसकी इफ द फ्रीक्वेंसी वर इंक्रीज टू 6 न्यू जीरो, जो 3 न्यू जीरो आ रही थी अगर मैं इसको बढ़ा के 6 न्यू जीरो कर दूं और बाकी सब चीजें सेम रहने दूं, ये भी न्यू जीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहती है, और जो ये E2 निकल रही है इस बार, नाम E2 दिया है, तो इस इक्वेशन बनाओ 6 न्यू जीरो आ रही थी, बाहर निकल में खर्च की न्यू जीरो प्लस बाकी जो बच गई वो E2 में निकल गई। ठीक है, इसको उधर लेके आऊंगा तो 5 न्यू जीरो बच जाएगा इज इक्वल टू E2 आ गया। अब मैं E1 अपॉन अगर E2 करूंगा, E1 अपॉन E2 जब मैं करूंगा तो E1 की वैल्यू क्या आती है? 2 न्यू जीरो। E2 की वैल्यू क्या आती है? 5 न्यू जीरो। न्यू जीरो से न्यू जीरो कैंसिल, दैट इज 2 अपॉन 5 जीरो, राइट आंसर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। लेट m बी द स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन। अब देखो स्लोप की बात जब आती है तो उसमें थोड़ा सा मैं ऐसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इधर क्या है? v है, कट ऑफ पोटेंशियल है, इधर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू है, और ये एक लाइन बन रही है। ठीक है, अगर मैं इससे एक स्लोप बनाने की कोशिश करूं तो पहले आप ये बात समझिएगा कि ये स्लोप आता कहां से। मान के चलो ये एक मेटल था, बाहर से जो एनर्जी आई उसको दिखाते हैं h न्यू से, बाहर निकलने में जो खर्च हुई दैट इज h न्यू जीरो, और जो बाकी मिलेगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं h न्यू की बात करूं, जो बाहर से नेट एनर्जी आती है वो कहां खर्च हुई? कुछ तो बाहर निकलने में खर्च होगी दैट इज h न्यू जीरो, और कुछ बाकी जो बच गई वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में आपको मिल गई। अब क्योंकि v की फॉर्म में लाना है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखेंगे EV0, h न्यू यहाँ पे हो जाएगा h न्यू जीरो प्लस EVS, कट ऑफ पोटेंशियल को इस तरह दिखाते हो, चलो S से दिखा देता हूँ इसको। अब देखो ध्यान से, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इस इक्वेशन को मुझे y इज इक्वल टू mx प्लस c बनाना है, और y की जगह क्या है हमारा v, मतलब इस साइड v आना चाहिए अकेला, तो मैं v को अकेला छोड़ूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो EVS हो जाएगा, ये इधर लेके आऊंगा माइनस में h न्यू माइनस h न्यू जीरो, और यहाँ पे VS आ जाएगा h अपॉन E न्यू माइनस h न्यू जीरो अपॉन E। अब यहां पे अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपैरिजन करूं तो y की जगह VS आ रहा है, सही बात है, x की जगह न्यू आ रहा है, ये भी सही बात है, लेकिन m जो स्लोप होता है, जो m होता है उस जगह क्या आ रहा है? h अपॉन e आ रहा है, h अपॉन e आ रहा है। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी? m इंटू ए। यही पूछा गया था कि जो प्लांक कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, वो आएगा m इंटू ई। ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। तो ये था आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। एक पैराग्राफ देके आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कभी मत सोचना कि इस पैराग्राफ से आपको आंसर मिल जाएंगे, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद उस टॉपिक के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।